नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो पिछले वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि हम आज के इस वीडियो में गंभीर मुद्दों पे बात करने वाले हैं। याद कीजिए 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या होता है। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कि हजारों सालों से जम्मू एंड कश्मीर की वैली में रह रहे थे, लेकिन कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा उसे बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के भगाया जाता है। क्या वो एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं? तो आपको एक सुपर ओवर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम आपके साथ मुकाबला करके अपना हक पाए। और उसके मंदिर तोड़े जाते हैं, उसे हिंदू जितने भी थे उसके बहू बेटियों के साथ रेप भी किया जाता है। और वहाँ पे बुरी तरीके से हिंदुओं का बहुत ही बड़े लेवल पे अत्याचार होता है और हिंदुओं को खुद की सरजमी पे जो कि हजारों सालों से रह रहे थे उसे दूसरे दूसरे राज्य भागना पड़ता है। और वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। और मुर्शिदाबाद वायलेंस की पूरी रूपरेखा को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बच्चा लोग को लेके वहाँ से भाग कर आए। कल चला जाएगा फोर्स, परसों चला जाएगा, तब क्या होगा हम लोगों को पता नहीं। 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोअर एंड अपर हाउसेस में पास होता है और द्रौपदी मुर्मू भी इसे अप्रूवल दे देती है। और उसके बाद पूरे पूरे के पूरे देश में 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है। लेकिन उसी के 3 दिन के बाद 8 अप्रैल को बहुत ही भारी भड़कन लेवल पे मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल के टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे बहुत ही बड़ी लेवल पे प्रोटेस्ट होता है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। ये उन्मादी भीड़ पश्चिम बंगाल में निकली, दुकानें लूटी, गाड़ियां जलाई, हत्याएं की, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके जो शांति से हो रहा था, यही प्रोटेस्ट 11-12 अप्रैल को बहुत ही हिंसात्मक रूप ले लेता है और इसके कारण बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं और उसकी मौत भी होती है, जो कि बहुत ही बड़ा सेम है ममता बनर्जी के लिए। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी क्या है, तभी हम जितने भी इसका जड़ है उसको समझ पाएंगे। 2011 सेंसस के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% आबादी मुस्लिमों की है और ये 14 साल पुराना डेटा है। इस हिसाब से हम समझे तो कम से कम 80 to 85% मुर्शिदाबाद की मुस्लिम मेजोरिटी होगी। और मुर्शिदाबाद अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे इलीगल माइग्रेशन भी फेस करता है। और मुर्शिदाबाद में बताया जा रहा है, जब मुर्शिदाबाद वायलेंस हो रहा था तब बहुत सारे इंटेलिजेंस के मुताबिक मुर्शिदाबाद में जितना भी वायलेंस हो रहा है इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्यास भी इस वायलेंस में भागीदार है। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वो एंटी नेशनल फोर्स की एक्टिविटीज है, ये आंसर और बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है। लाजमी सी बात है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल होता क्या है, वक्फ होता क्या है, पहले हम ये समझ लें, उसके बाद हम आगे पूरी के पूरे रूपरेखा को हम समझने की कोशिश करेंगे। वक्फ का मतलब यही है कि कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम, जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो अपने हिसाब से अल्लाह के नाम पे मुसलमानों की भलाई के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को दान दे सकता है। इसका मतलब यही है। और अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान देने के बाद जितना भी ये प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड इसको कंट्रोल करता है, वक्फ बोर्ड इसे चलाता है और वक्फ बोर्ड के ही हिसाब से इसे मुस्लिमों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ ही दशकों में धीरे-धीरे जो कि बोर्ड इतना ताकतवर बन जाता है और वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ से भी ज़्यादा लैंड हो जाता है। इंडियन आर्म फोर्स और इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा लैंड है। अब बताइए इतने बड़े लेवल पे लैंड होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर हम टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकालें तो कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू है, जितनी कि वक्फ बोर्ड के पास पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसका अमाउंट होता है। और मान लीजिए उसका अगर हम 10% भी निकालें, अगर हम 1 लाख करोड़ 10 से 12% भी अगर हम निकालें उसका रिटर्न या इंटरेस्ट निकालें तो 10 से 12,000 करोड़ होता है। और वही पैसा मुस्लिमों के भलाई के लिए लगाया जाए, उसके लिए मदरसा, स्कूल, कॉलेज कुछ भी खोला जाए, अगर मुस्लिमों जो कि आज प्लम्बरिंग और लेबर का काम कर रहे हैं वो काम नहीं करना पड़ेगा। मुस्लिमों का धीरे धीरे करके आप जो मुस्लिम को एक तरह से पूरे के पूरे देश में बर्डन माना जाता है, वो बर्डन हट के मुस्लिम एक भारत के सबसे अभिन्न अंग बनेंगे। भारत के भलाई के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे उसका योगदान होगा। ये समझिए कि वक्त होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि इतना ताकतवर हुआ कैसे और ऐसी कौन सी मतलब क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है वक्फ बोर्ड को। तो समझिए राजीव गांधी की सरकार में वक्फ बोर्ड को बहुत ही पावर दिया जाता है। मुस्लिमों को फेवर करने के लिए राजीव गांधी वक्फ को इंडिपेंडेंट एक बोर्ड बना देते हैं। उसके खुद के लॉ एंड ऑर्डर्स रहते हैं, उसके खुद के एक कोर्ट है, एक वक्फ ट्रिब्यूनल है। मतलब अगर आप कोई भी मान लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक रामू है, ठीक है, एक रामू है, उसके एक दोस्त है, मान लीजिए अब्दुल। वो अब्दुल रामू के घर आता है, कुछ दिन नमाज करता है, नमाज पढ़ता है, धीरे धीरे करके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नमाज पढ़ता है। और वही अब्दुल वक्फ बोर्ड के पास जाता है और वो बोलता है ये रामू का जो जमीन है वो बहुत ही प्योर है इस्लाम के लिए, मुस्लिमों के लिए। अब वक्फ बोर्ड आता है यहाँ पे और ये बोलता है ये जमीन इस्लाम के काम आ रहा है, इस्लाम के लिए बहुत शुद्ध है, मतलब तुम्हारा जो जमीन है रामू,
वो जमीन मैं वक्फ की क्लेम कर देता, ये वक्फ का जमीन हो गई, ठीक है। आप रामू बोलता है कि ये जमीन मेरा है, इसके पास इसका जितना भी मेरे पास कागज है, मेरे पास जितना भी प्रॉपर्टी की जितनी भी एविडेंस है, ये मेरे पास सारे है। और वो डायरेक्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की धमकी देता है, अगर तुम मेरा जमीन हक कब्जाओगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जाऊंगा। फिर वक्फ बोलता है तुम्हें जो करना है कर दो, ठीक है। और फिर वक्फ बोर्ड जो मतलब मान लीजिए अगर रामू को अगर केस भी करना है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसे बोलना है कि सारी की सारी जितनी भी जमीन वो मेरी है, और ये वक्फ बोर्ड भी मतलब क्लेम कर रहा है। अब मान लीजिए आपको केस करना है, वो कहाँ जाइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाइएगा, आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाइएगा, जो कि वक्फ बोर्ड का ही पार्ट है। और इसमें कोई और आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिलेगा वहाँ पे बैठा हुआ, वक्फ बोर्ड का ही एक आदमी मिलेगा, जो कि जज होगा, लॉयर होगा, वही आपको इंसाफ देगा और वही आपको नाइंसाफी देगा। बात सिंपल है कि वक्फ बोर्ड को राजीव गांधी के समय में इतने फेवर दे दिए गए कि वक्फ एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बन चुका है, इसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को कब्जा सकता है। और उसके बाद ये चीज़ यही नहीं रुकता है, वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर बन चुका था कि ऐसे ऐसे क्लेम देता है जो कि आप सोच के आपका दिमाग हिल जाए। वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि ताजमहल उनका है, उन्होंने क्लेम किया है कि अंकिया वो हमारा है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि हजारों साल पुराना मंदिर है वो हमारा है, वक्फ बोर्ड का है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको कहीं से भी सेंस बनता है, ये इतना हजारों साल पुराना मंदिर है। और वक्फ बोर्ड का तो मतलब इतना दिमाग खराब हो गया, इतना उसे पावरफुल हो चुका है, इतना उसकी दादागिरी हो चुकी है कि तमिलनाडु में पूरा का पूरा गांव जो कि हिंदू मेजोरिटी है और वहाँ पे 1400 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है, वो क्लेम करता है कि किसी और का नहीं, वक्फ बोर्ड का है। और पूरे के पूरे बिहार का हिंदू मेजोरिटी गांव वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर लेता है, वो गांव मेरा है। बताइए कहीं से आपको सेंस बनता है कि हजारों साल पुराना मंदिर जिस गांव में हो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसे भी क्लेम कर चुका है, दिल्ली का। बताइए, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि वक्फ आज इतना ताकतवर बन चुका है। इसलिए सरकार ये देखती है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन और इतना पैसा होने के बावजूद भी, वक्फ बोर्ड के पास इतना ताकत होने के बावजूद भी, वो पैसा का, वो प्रॉपर्टी का अच्छा यूज करने के बजाय, मुसलमानों की भलाई के यूज करने के बजाय वो नया स्कूल खोल रहा है। भारत में मुस्लिम इसलिए इलिटरेट है कि उसके पास स्कूल नहीं है। और इतने समय से वक्फ बोर्ड की दादागिरी के कारण भारतीय गवर्नमेंट टारगेट करती है कि वक्फ को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी। 2020 और 2021 से ही भारतीय सरकार कोशिश कर रही थी कि जितने भी वक्फ में चेंजेस लाए जाए, वक्फ की जितनी भी दादागिरी है उसको कम किया जाए, वक्फ में जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितनी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई भी ट्रांसपेरेंसी, भारतीय सरकार इसको टारगेट करती है और वो चाहती थी कि वक्फ में एक नया बदलाव लाए। चलिए अब हम ये सारी चीज़ें तो समझ चुके हैं, अब हम ये समझते हैं मतलब मुर्शिदाबाद वायलेंस हुआ क्यों, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। तो ठीक है, तो 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद 3 दिन के बाद 8 अप्रैल 2025 को वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट होता है। और ये प्रोटेस्ट शांति प्रिय हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे दरवाजा तोड़ दिया है, अंदर से निकल के इधर मरा है, पूरा कर दिया है, लाठी से, छुरी से, भुजाली से पूरा मारा है। 11 अप्रैल को पुलिस व्हीकल्स जला दिए गए, जो प्राइवेट व्हीकल्स है, लोकल व्हीकल्स है जिसमें कोई भी हिंदू साइंस है, उसे जला दिया गया। करीब 50-60 लाख रुपया का खर्च किया है, पूरा जला दिया, कुछ नहीं। हम लोग अभी क्या खाएंगे, पहले लूट किया है, लूट करके पहले दरवाजा तोड़ा है, पहले लूटा है। हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं के जितने भी घर थे उसको लूट के जला दिया गया। और उसके अंदर जितनी औरत को गाली देना, गेट खोलने से जैसे रेप हो जाएगा, इस टाइप का काम किया इस बार। भी हिंदू महिलाएं थी उसे मतलब रेप की धमकी दी, गंदी गंदी गालियां भी दी गई। और उसी के कुछ दिन के बाद हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास को अपने घर से घसीट के रोड पे लाया जाता है और उसे सीने में चाकू भोगे जाते हैं और उसे तरपा तरपा के उसकी बेटी और उसके बहू और सामने ही उसे मार दिया जाता है। यहाँ का जो नजदीकी थाना है शमशेर गंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कुछ नहीं किया। जब आने लगा हुई बात, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, कोई किसी को मतलब फोन से कोई जोगाजोगी, कोई फायर ब्रिगेड कितना बार फोन किया, थाना से कल को बोला हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं। कोई एमएलए एमपी कोई उस टाइम नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे माहौल था। पुलिस स्टेशन है वो कुछ कदम थोड़ा पास होने के बावजूद भी पुलिस नहीं आती। इसे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी गवर्नमेंट वो साफ साफ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट दे रही है। उसी समय में कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके जितने भी रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि रेडिकल मॉब थी, जो कि कट्टरवाद इस्लाम के नाम पे जिहाद फैलाना चाह रही थी, वो मंदिरों को तोड़ देती है, बहुत सारी औरतों को वहाँ पे मारा भी जाता है
और उसी की कुछ देर के बाद उस समय में 12-13 अप्रैल को हिंदुओं को टारगेट करके पूरी तरीके से मुर्शिदाबाद जिले में हाहाकार मचा दिया गया था। जितने भी अगर आप हिंदुओं के घर देखे उसको लूट लिया गया और उसे जला दिया गया। हिंदू जो जितने भी आप दुकान देखे सब कुछ लूट के लेके खाने का पैसा ले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसको जला दिया, उसे लूट लिया और हिंदू जितनी भी औरतें देखे उसे मारा भी। हम लोग को पाकिस्तान कर देगा, बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग तो जी सकेंगे यहाँ में। उस समय में 400 से 500 जितने भी हिंदू फैमिलीज थी वो मुर्शिदाबाद को छोड़ के पासी के डिस्ट्रिक्ट माल्टा में पहुंचा के लोकल जो मतलब लीडर है पॉलिटिशियन वो बोलते हैं मुर्शिदाबाद का व्यक्ति वो वेस्ट बंगाल के एक दूसरे जिले में जा रहा है, इसमें कोई घबराने की क्या बात है बताइए। इतने समय से रह रहे थे मतलब हिंदू, उसी मतलब जिले से उसे एक्सोडस कर दिया जाता है, दूसरे राज्य मजबूर कर दिया जाता है। हर जो मतलब लोकल रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट थे उसे घर घर जाके बोल रही थी या तो तुम मुर्शिदाबाद को छोड़ दो या तो हम तुम्हें मार देंगे। बताइए, खुलेआम ये नारा दिया गया था अल्लाहू अकबर का, इससे मतलब यही है जिहाद का नारा दिया गया था। और इतना ही सब कारनामा होने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि सेंट्रल फोर्सेस को मुर्शिदाबाद जिले में डिप्लॉय किया जाए। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएसएफ, पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ फोर्सेस मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय हो जाती है और कुछ समय के बाद टीयर गैस और लाठीचार्ज करके धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट मतलब कम डाउन करती है और शांति भी होता है। ये सब सारी चीज़ें बताता है कि ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी ताकतवर होने के बाद ममता बनर्जी जो मुर्शिदाबाद उसका गढ़ माना जाता है, टीएमसी गवर्नमेंट का पूरा ऊपर से नीचे तक वेस्ट बंगाल में कब्जा है, वो पावर में। लेकिन तब पर भी मुर्शिदाबाद में कुछ इतना हिंसा हो रहा था, ममता बनर्जी गवर्नमेंट उसे मतलब शांत करने के बजाय उसे खुलेआम सपोर्ट कर रही है। समय के बाद 200 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करती है और उसे जेल में डाल देती है। मतलब ये सब सारी चीज़ हम समझ चुके हैं, मुर्शिदाबाद वायलेंस क्यों हुआ, कब हो रहा है और फ्यूचर का, ये सारी चीज़ हम समझ चुके हैं। वक्फ बोर्ड के जितनी भी चीज़ों से भी हम समझ चुके हैं। तो मेरा इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें मैं किस नज़र से देखता हूँ, मैं यही नज़र से देखता हूँ कि ये जितनी भी दंगा है और जितना भी ये प्रोटेस्ट है, ये भारत को हज़ारों साल पीछे की ओर धकेल रहा है। हमें तरक्की की ओर जाना चाहिए। जितनी भी कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसे रोकना चाहिए, कुछ भी कीजिए इसे रोकना चाहिए, तभी जाके भारत का विकास होगा, भारत में प्रगति होगा। इतने बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है हर चीज़ से, इकोनॉमिकली भारत आज इतना कमज़ोर हो चुका है। बट चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय